हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस में। आज के वीडियो से हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में वैदिक एज के टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ कवर करेंगे। इस सीरीज का पिछला वीडियो था इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर और उस वीडियो में भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिटेल में सीखने को मिला होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है वैदिक एज सेट 1। लेकिन क्वेश्चंस में जाने से पहले आइए कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं। वैदिक शब्द संस्कृत के वेद शब्द से आया है जिसका मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इंडिया में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई उसे वैदिक या आर्यन सिविलाइजेशन कहा जाता है। आर्य शब्द का मतलब होता है ग्रेट या हाई बॉर्न। क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब होता है एक नोबल या अच्छा व्यक्ति। वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऋग वैदिक एज या प्री वैदिक एज जो कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है, और दूसरा है लेटर वैदिक एज जो कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। हर एक वेद को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इनका करेक्ट ऑर्डर है समहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। समहिता और ब्राह्मण मिलकर कर्म कांड बनाते हैं जो रिचुअल्स और यज्ञ से संबंधित है। आरण्यक और उपनिषद मिलकर ज्ञान कांड बनाते हैं जो नॉलेज और फिलोसफी से संबंधित है। ऋग्वेद में आयरन यानी लोहा का कोई मेंशन नहीं मिलता, लेकिन लेटर वैदिक लिटरेचर में आयरन का यूसेज मेंशन किया गया है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु रीजन का मेंशन है जिसका मतलब होता है 7 नदियों की भूमि, और वो 7 नदियां हैं सरस्वती, विपाशा, पारुष्णी, वितास्ता, शुतुद्री, अश्किनी और सिंधु, जिसे अब इंदस कहा जाता है। ऋग्वेद में इंदस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार किया गया है, जबकि सरस्वती को सबसे सेक्रेड रिवर माना जाता था। सरस्वती को और भी नाम दिए गए थे जैसे मातेतमा जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ माता, देवीतमा जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ देवी, और नदीतमा जिसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ नदी। ऋग्वेद में इंदस रिवर को हिरण्याही भी कहा गया है। गंगा, यमुना, दोअब और उसके आसपास के क्षेत्र को आर्यंस ने ब्रह्मऋषि देश का नाम दिया था। हिमालय और विंध्याचल माउंटेन रेंजेस के बीच के क्षेत्र को मध्य देश का नाम दिया गया था। इस टेबल में वैदिक एज से जुड़े इंपॉर्टेंट रिवर्स और उनके मॉडर्न नेम्स दिए गए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रुमु, कुबा, गोमती और सुवत्सु नदियां अफगानिस्तान के क्षेत्र में बहती थी। वैदिक लिटरेचर को श्रुति भी कहा जाता है। आपको पता ही होगा टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर वेदत्राई या त्राई कहा जाता है। हर एक वेद 4 मेन पार्ट्स में होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडले हैं और 1028 हिम्स या सूक्त हैं और 10,552 वर्सेस या मंत्र मिलते हैं। गायत्री मंत्र का मेंशन 3rd मंडल में मिलता है जिसे ऋषि विश्वामित्रा ने लिखा था और ये लॉर्ड सवित्रा को डेडिकेटेड है। 9th मंडल के सारे 114 हिम्स सोम को डेडिकेट किया गया है। ऋग्वेद के कई सूक्त महिलाओं ने कंपोज किए थे और उन महिलाओं को ब्रह्मावदिनी के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में 3 वर्ण का मेंशन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र वर्ण का पहला उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के प्रीस्ट को होता कहा जाता था। यजुर्वेद का संस्कृत मीनिंग होता है सेक्रिफिशियल फॉर्मूलाज की विजडम। यजुर्वेद की संहिता को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्णा यजुर्वेद। चारों वेदों में सामवेद सबसे छोटा वेद है और उपनिषद को कोई रिलीजियस बुक नहीं माना जाता बल्कि ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स हैं। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट डज द टर्म आर्यन डिनोट? आर्यन शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब है एक सुपीरियर रेस। हमने ये अभी पढ़ा है, आर्यन शब्द का मतलब होता है नोबल यानी उत्तम या उच्च कुल का व्यक्ति। ये नाम इंडो ईरानियन लोग अपने लिए इस्तेमाल करते थे। क्लासिक संस्कृत में आर्य का अर्थ है एक नोबल व्यक्ति। वैदिक एज के लोग इस शब्द को अपने लिए एक एथनिक लेवल की तरह यूज करते थे और नोबल क्लास को रेफर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता था। स्कॉलर्स के मुताबिक आर्यंस की सामाजिक सोच धर्म, परंपरा और भाषा पर बेस्ड थी, रेस पर नहीं। अब अगला सवाल देखते हैं। Which one of the following is oldest वेद? इनमें से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सही जवाब है ऋग्वेद। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है ऋग्वेद, जिसका रचनाकाल लगभग 3500 साल पहले के टाइम को माना जाता है। बाकी सारे वेद बड़े स्तर पर ऋग्वेद पर ही आधारित हैं। इसको संस्कृत ही नहीं बल्कि किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद का अर्थ है प्रेस नॉलेज और इसमें 10,552 मंत्र हैं। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद मेलोडीज और चैंट्स का वेद माना जाता है।
इसका समयकाल तकरीबन 1200 बीसी से लेकर 800 बीसी माना जाता है। इसमें 1549 मंत्र हैं, जिसमें से लगभग सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद से ही भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जड़ जोड़ी जाती है। छांदोग्य और केन उपनिषद भी सामवेद में ही सम्मिलित है। अगला है यजुर्वेद। इसका अर्थ होता है वर्शिप नॉलेज। इसमें यज्ञ और हवन के समय उच्चारित किए जाने वाले मंत्र साझे गए हैं। ये दो भागों में मिलता है। कृष्णा यजुर्वेद, जिसमें मंत्र अनऑर्गेनाइज रूप में है, और शुक्ला यजुर्वेद, जिसमें सब कुछ स्पष्ट और ऑर्गेनाइज तरीके में दिया गया है। इसका समयकाल लगभग 1100 से 800 बीसी माना जाता है। और अंत में है अथर्ववेद, जिसको दैनिक जीवन, चिकित्सा, शांति मंत्र और तांत्रिक प्रयोगों से संबंधित है। इसमें 730 सूक्त हैं, लगभग 6000 मंत्र हैं और 20 पुस्तकें हैं। पाइपलाद और शोंकिया इसके दो प्रमुख संहिता रूप हैं। इसी में 3 महत्वपूर्ण उपनिषद भी हैं, मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्राई इज यूज्ड एज अ नेम फॉर व्हाट? त्राई किसका नाम है? सही जवाब है 3 वेद्स। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कलेक्टिवली त्राई या वेद त्राई कहा जाता है। ये तीनों मिलकर वैदिक ज्ञान का प्रमुख और मूल आधार बनते हैं, इसीलिए इन्हें एक साथ त्राई कहा जाता है। अगला सवाल है, इन व्हिच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज रिफर्ड टू फॉर द फर्स्ट टाइम? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही हमें वर्णों का ज्ञान मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण प्राचीन पुरुष या ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उनके बाहों से, वैश्य उनके जांघों से उत्पन्न हुए और शूद्र ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए थे। वर्ण का अर्थ संस्कृत में कलर या कैटेगरी होता है। अगला सवाल देखते हैं। Which of the 4 Veds contain an account of magical charms and spells? किस वेद में टोने टोटके और मंत्रों का वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद को 4 वेदों में से चौथा वेद माना जाता है। इसमें स्पेल्स, प्रेयर्स, चार्म्स और हिम्स का कलेक्शन मिलता है। अथर्ववेद को अथर्वन का वेद भी कहा जाता है। अथर्वन का मतलब होता है ऐसा मंत्र और विधि जो बुरी शक्तियों और मुश्किलों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। इस वेद में सिर्फ टोटके ही नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल थॉट्स भी मिलते हैं, जो जीवन, भय, रोग और समस्याओं से मुक्ति पर फोकस करते हैं। अथर्वन शब्द का ओरिजिनल मीनिंग है पृष्ठ, और माना जाता है कि अथर्ववेद संहिता के मंत्रों को ऋषि अथर्व ने प्रचलित किया था। अगला सवाल देखते हैं। इन ऋग्वेद देयर आर हाउ मेनी मंत्रास? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? इसका राइट आंसर है 10,552। ऋग्वेद में 1028 हिम्स या सूक्त हैं, जिनमें वल्खिलिया हिम्स भी शामिल है। वल्खिलिया सूक्त ऋग्वेद के 11 छोटे सप्लीमेंट्री सूक्त हैं, जो 8वें मंडल से जुड़े हैं और इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद को 10 बुक्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। हर मंडल के अंदर कई हिम्स या सूक्त हैं, और हर सूक्त छोटे छोटे वर्सेस से मिलकर बनता है, और इन्हीं वर्सेस को मंत्र भी कहा जाता है। और कुल मिलाकर ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। इन मंत्रों को वैदिक संस्कृत में लिखा गया था, जो बाद में धीरे धीरे क्लासिकल संस्कृत में कन्वर्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following animals was considered as अघन्या during the Vedic period? वैदिक काल के दौरान कौन सा जानवर अघन्या माना जाता था? सही जवाब है गाय। वैदिक एज के दौरान गाय को अघन्या माना जाता था। अघन्या का मतलब होता है जिसे मारा ना जा सके। गाय को इतना पवित्र माना जाता था कि उसका वध करना पाप समझा जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि वैदिक एज में गाय का धार्मिक और सामाजिक महत्व बहुत ज्यादा हुआ करता था। अगला सवाल है, Which one of the following ब्राह्मण टेक्स्ट्स belong to ऋग्वेद? इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में यज्ञ, रिचुअल्स और उनका अर्थ एक्सप्लेन किया गया है। ये ऋग्वेदिक प्रीस्ट के लिए रिचुअल गाइड का काम करता था। और बाकी ऑप्शंस में है गुप्त ब्राह्मण, जो अथर्ववेद से रिलेटेड है। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड है। शातपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है। इसके अलावा पंचविश ब्राह्मण सामवेद से रिलेटेड है। अब अगला सवाल देखते हैं। फ्रॉम व्हिच उपनिषद द वर्ड्स सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते एक संस्कृत शब्द है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब होता है सत्य ही विजयी होती है, यानी ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। इसको भारत का राष्ट्रीय मूल मंत्र यानी नेशनल मोटो ऑफ इंडिया के रूप में अपनाया गया है। आप इसे नेशनल एम्ब्लेम के नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे आधिकारिक रूप में अपनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद? इनमें से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? इसका सही जवाब है वजस्नामी। वजस्नेयी या वजस्नामी शुक्ल यजुर्वेद की एक संहिता है। वजस्नेयी नाम वजस्नेया से आया है, जो ऋषि यज्ञवल्क्य के गुरु परंपरा का नाम था। ऋषि यज्ञवल्क्य को वजस्नेयी संहिता का फाउंडर भी माना जाता है। वजस्नेयी संहिता को 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन दर्श पूर्णमास से जुड़ा है, दूसरा सेक्शन सोम यज्ञ से जुड़ा है और तीसरा सेक्शन अग्निचयन रिचुअल्स से जुड़ा है। वजस्नेयी संहिता के आखिरी पार्ट में ईशावास्य उपनिषद सम्मिलित है। अगला सवाल देखते हैं। विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? सही जवाब है 9th मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं जो सोम देवता को डेडिकेट किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञस आर मेंशन्ड इन व्हिच वेद? यज्ञ से रिलेटेड राइट्स और रिचुअल्स किस वेद में वर्णित हैं? इसका सही जवाब है यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ के फॉर्मूलाज का ज्ञान। इस वेद में डिफरेंट यज्ञस और रिचुअल्स के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया गया है। यजुर्वेद में प्रोज और वर्सेस के रूप में मंत्र मिलते हैं। यजुर्वेद ऋग्वेद के लगभग 1 से 2 सेंचुरी बाद लिखा गया था। अगला सवाल देखते हैं। द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ऋग्वेद? इनमें से ऋग्वेद पर आधारित कंपाइलेशन कौन सी है? इसका राइट आंसर है सामवेद। सामवेद चारों वेद में सबसे छोटा वेद माना जाता है। ये ऋग्वेद से क्लोजली कनेक्टेड माना जाता है। सामवेद के ज्यादातर वर्सेस ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद का मेन पर्पस रिचुअल एप्लीकेशन है और इसके सभी मंत्र चैंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। सामवेद में टोटल 1875 वर्सेस मिलते हैं। इनमें से 75 से 99 वर्सेस के अलावा बाकी सारे वर्सेस ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम? भारत में लोहे के यूज का प्रथम प्रमाण कहाँ मिले? इसका सही जवाब है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये काली नदी के किनारे स्थित है, जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। इस साइट को सबसे पहले सर एलेक्जेंडर कमिंघम ने 1861 से 62 के सर्वे में आइडेंटिफाई किया था। बाद में आरसी गौर के द्वारा ये साइट का एक्सकेवेशन हुआ। यहीं से इंडिया में आयरन के यूज का सबसे पहला प्रमाण मिला था। अतरंजी खेड़ा में आयरन का यूसेज लगभग 1000 बीसी के आसपास माना जाता है। अगला सवाल है। इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन? श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है संस्कृत। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसमें 700 श्लोक हैं और ये महाभारत एपिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद्स आर बुक्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? उपनिषद किस विषय की किताब है? सही जवाब है फिलोसॉफी। उपनिषद जीवन और ब्रह्म के ज्ञान पर आधारित फिलोसॉफी की किताब है। ये ग्रंथ आत्मा, ब्रह्म, ज्ञान, मोक्ष और सत्य जैसे विषयों पर फोकस करते हैं। उपनिषद शब्द का मतलब होता है विद्यार्थी का गुरु के पास बैठकर गुप्त ज्ञान सीखना। अगला सवाल है। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन व्हिच बुक? गायत्री मंत्र किस किताब में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है और इसके रचनाकार ब्रह्मर्षि विश्वामित्रा को माना जाता है और ये मंत्र सवित्रा को समर्पित है। अगला सवाल है। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मेंशन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नचिकेता और यम के संवाद किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर है कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद मिलता है। नचिकेता एक 12 साल का बालक था जो मृत्यु और मृत्यु के बाद के अर्थ को समझना चाहता था। यमराज, जो मृत्यु के देवता है, नचिकेता को आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का ज्ञान देते हैं। यह संवाद जीवन, मृत्यु और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक विषयों पर आधारित है। इस कहानी पर आधारित ग्रंथ को कथा उपनिषद या कठोपनिषद कहा जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं। किंग अश्वपति ऑफ उपनिषदिक पीरियड वॉज द रूलर ऑफ विच प्लेस? आपको बताना है उपनिषद काल में अश्वपति किस राज्य के राजा थे। इसका सही जवाब है केकिया। उपनिषद काल में कुछ क्षत्रिय राजा ऐसे थे जो ग्रेट स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स हुआ करते थे और ब्राह्मणों को भी ज्ञान देने की क्षमता रखते थे। इन प्रसिद्ध राजाओं में शामिल थे राजा जनक, जो कि मिथिला के राजा थे, जिसे विदेहा भी कहा जाता है। राजा जनक को रामायण में सीता के पिता के रूप में जाने जाते हैं। राजा प्रवाहन जवली पांचाल राज्य के राजा थे। उनका उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। ये ज्ञान और दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध थे और ब्राह्मणों को आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले राजा के रूप में जाने जाते थे। राजा अश्वपति केकिया के राजा थे। उपनिषदिक काल में उनका भी वर्णन मिलता है। ये धार्मिक और ज्ञानी शासक थे जो यज्ञ, दान और
आध्यात्मिक ज्ञान को प्रमोट करते थे। राजा अजातशत्रु काशी राज्य के राजा थे, उनका उल्लेख भी उपनिषदों में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the correct order of Vedic literature? इनमें से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। हर वेद को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। संहिता जो देवताओं के सूक्त और मंत्रों का कलेक्शन है, ब्राह्मण जो यज्ञ और रिचुअल्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आरण्यक वन में रहने वाले ऋषियों से जुड़े ग्रंथ हैं और रिचुअल्स से फिलोसफी की तरफ ट्रांजिशन को दर्शाते हैं। उपनिषद आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और दर्शन पर फोकस से रिलेटेड है। संहिता और ब्राह्मण मिलकर कर्मकांड बनाते हैं और आरण्यक और उपनिषद मिलकर ज्ञानकांड बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। Which river is mentioned the most in early Vedic literature? वैदिक साहित्य में किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है? इसका राइट आंसर है सिंधु। अर्ली वैदिक पीरियड में सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी, इसीलिए ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। सिंधु नदी अपनी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के कारण हिरण्याई के नाम से भी जानी जाती थी। हिरण्याई का मतलब है सोने जैसे धन देने वाली नदी। अगला सवाल देखते हैं। वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? वैदिक काल का अस्किनी नदी कौन सी मॉडर्न नदी के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर है चेनाब। वैदिक काल की अस्किनी नदी चेनाब नदी के नाम से पहचानी जाती है। चेनाब नदी को चंद्रभागा भी कहा जाता है हरियाणा के अंदर। ये नदी लाहौल स्पीति से शुरू होती है, जहाँ चंद्र और भागा नाम की 2 छोटी नदियां मिलकर चंद्रभागा को बनाते हैं। इसी का शॉर्ट नाम आगे चलकर चेनाब बना। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following rivers mentioned in Rigved indicates the relation of Aryans with Afghanistan? ऋग्वेद में उल्लिखित कौन सी नदी आर्यंस के अफगानिस्तान के साथ संबंधों को दर्शाती है? इसका राइट आंसर है कुबा और क्रामू। ऋग्वेद में कुबा और क्रामू नदियों का उल्लेख मिलता है, जो आज के अफगानिस्तान रीजन से जुड़ी हुई है। कुबा को आज काबुल नदी के नाम से जाना जाता है और क्रामू को कुर्राम नदी के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा ऋग्वेद में कुछ और नदियां भी मिलती हैं जो अफगानिस्तान से जुड़ी हैं। गोमती, जिसे गोमाल के नाम से जाना जाता है, और सुवात्सु, जिसे स्वात के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है। व्हाट वाज द नेम ऑफ महानदी इन द पीरियड ऑफ महाभारत? महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है चित्रोत्पाल। और वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पाल बताया गया है। अगला सवाल है। आयुर्वेद, दैट इज साइंस ऑफ लाइफ, अपीयर्ड फर्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आयुर्वेद, जिसे साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है, सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही जवाब है अथर्ववेद। आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान। इसका सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद का मूल जड़ अथर्ववेद ही है। अथर्ववेद में आम लोगों की सोच, विश्वास और डेली लाइफ की प्रैक्टिसेस का वर्णन मिलता है। इस वेद में बीमारियों से बचाव, स्वास्थ्य, रोग निवारण, इलाज और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी दी गई है। सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, बल्कि अथर्ववेद में सामाजिक जीवन से जुड़े टॉपिक्स भी मिलते हैं, जैसे कोऑपरेशन, लॉयल्टी, विवाह और प्रेम से संबंधित कविताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार्स? कुल संस्कार कितने हैं? सही जवाब है 16। हिंदू परंपरा के अनुसार कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें से 3 संस्कार जन्म से पहले किए जाते हैं, 12 संस्कार जीवन के दौरान होते हैं और 1 संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। सभी संस्कारों में उपनयन संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण और आमतौर पर किया जाने वाला संस्कार माना जाता है, जबकि विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार भी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। अगला सवाल है। Who among the following wrote about the original homeland of Aryans? आर्यन के मूल निवास स्थान के ऊपर किसने लिखा था? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यन के मूल निवास स्थान पर उनकी मशहूर किताब द आर्टिक होम इन द वेद्स में लिखा था। इस किताब में तिलक ने यह थ्योरी दी कि आर्यंस का ओरिजिनल होमलैंड आर्कटिक रीजन यानी नॉर्थ पोल के आसपास का क्षेत्र है। लेकिन तिलक की इस आर्थिक थ्योरी को ज्यादातर मॉडर्न हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following rivers is referred as Matetama, Devitama and Naditama in ऋग्वेद? ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है? इसका जवाब है सरस्वती। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा पवित्र और सम्मानित माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को 3 विशेष उपाधियां दी गई हैं, मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा। इन उपाधियों का मीनिंग हमने पिछले क्वेश्चंस में देख लिया है, तो अब आगे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीत? भारतीय संस्कृति के अनुसार रीत का क्या अर्थ है?
इसका राइट आंसर है नेचुरल लॉ। रीत एक वैदिक कंसेप्ट है। इसका मतलब होता है प्राकृतिक नियम जो पूरे ब्रह्मांड में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखता है। रीत ही नेचुरल ऑर्डर का यूनिवर्सल प्रिंसिपल माना जाता है। भारतीय संस्कृति में लॉ, पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी और एथिक्स सबका बेस रीत को ही माना गया है। वरुण देवता को रीत का रक्षक माना जाता था, इसीलिए उन्हें रीतस्य गोपा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड गोत्र occurs फॉर द फर्स्ट टाइम इन which ऑफ द फॉलोइंग? गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल में गोत्र का ओरिजिनल मीनिंग होता था काउ शेल्टर। उस समय गोत्र का मतलब लिनियज या वंश नहीं था। पोस्ट वैदिक काल में गोत्र का मीनिंग बदलकर फैमिली, क्लैन या लिनियज हो गया। तो दोस्तों, ये थे वैदिक एज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का सेट 1। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा वैदिक एज के बारे में। अगला सेट भी हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।